नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। ऐसा क्या हो गया जब पीएम मोदी को ये बोलना पड़ गया कि सभी देशवासी 1 साल तक सोना ना खरीदें, गोल्ड को खरीदने से बचें। जब भी कोई विवाह हो, फंक्शन हो या कुछ भी होता है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए भी गोल्ड परचेज करते हैं भारत में। लेकिन भारत सरकार को या कहें पीएम मोदी को ये देशवासियों से अपील करना पड़ गया कि सोना ना खरीदें। ऐसा क्या हुआ, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा आसान भाषा में। साथ ही साथ में और क्या क्या बड़ी बातें इन्होंने कही हैं आज की स्पीच में, वो जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी कोई अपडेट आती है उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो आप देख पाएंगे आज के दिन पर यही चर्चा का विषय बना हुआ है और ये विषय बहुत बड़ा बनने वाला भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देशवासियों से अपील की है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम पर प्रेफर करो, कोशिश करो वर्क फ्रॉम होम करने की। कोशिश करो कि भी मतलब कि जो पर्सनल कार यूज़ करते हो, पर्सनल बाइक्स यूज़ करते हो, उसका कम यूज़ करो। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा यूज़ करो, जिससे पेट्रोल डीजल बच सके। यानी पेट्रोल डीजल का भी बहुत बड़ा संकट है। अवॉइड फॉरेन ट्रिप्स, जो फॉरेन ट्रिप्स करना चाहते हैं, जो लोग करते हैं, उनसे बचें। विदेशों में जा करके जो लोग शादियां करते हैं वो करने से बचें। भारत में रह करके शादियां करें, मतलब फॉरेन ट्रिप्स को कैंसिल करें। गोल्ड परचेज करने से बचें 1 साल तक। अगले देखिए, नो गोल्ड परचेज फॉर ए ईयर। आगे आने वाले 1 सालों में गोल्ड ना खरीदें। ये और भी ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट इन्होंने की है। सवाल यहीं पर आता है कि ऐसा क्यों कहना पड़ा इनको? ऐसी क्या मुसीबत आ गई जब पीएम मोदी को देशवासियों से अपील करनी पड़ी, और वो भी ये कहते हुए कि पहले के समय में जब युद्ध जैसे हालात होते थे तो लोग गोल्ड दान करते थे। इस बार आपको दान नहीं करना है, इस बार आपको बस खरीदना बंद कर देना है, ये कहना पड़ गया। तो क्या इसका संदर्भ ये निकाला जाए कि युद्ध होने वाला है या युद्ध हो सकता है, या फिर ये संदर्भ निकाला जाए कि वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो वार चल रही है, उस वजह से टेंशन जो बरकरार है वो आगे आने वाले लंबे समय तक टेंशन बरकरार रह सकती है। तो देखिए, पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील किया है, क्योंकि सोना जो है ना, भारत में एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा भी वो पूरा रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के घरों में इतना सोना है जितना दुनिया की जो टॉप जीडीपी वाली कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, उनकी जीडीपी भी नहीं है। सोचिए, केवल सोना सोना अगर भारतीय जितनी भी महिलाएं हैं वो अगर निकाल करके दे दें तो ये अमेरिका की जीडीपी से ऊपर निकल जाएगा भारत की जीडीपी। इतना सोना रखा हुआ है, लेकिन वो रखा हुआ है तो वो हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। लोग लिए और रखे हैं वो किसी मुसीबत के समय में यूज करने के लिए, या फिर कोई पुश्तैनी उसको कंटिन्यू करते जा रहा है, इस टाइप से रखे हुए हैं भारतीय घरों में। जबकि आप और किसी देश में ऐसा नहीं देखोगे कि गोल्ड को इस हिसाब से वहाँ पर लोग रखते हों, रिजर्व करते हों, या गोल्ड शादियों में दान देते हों। जैसे आज के टाइम पर शादियों में जब जब भी होता है तो बेटियों को या लड़के वाले लड़कियों को या लड़की वाले लड़के को बहुत सारा गोल्ड आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे में गोल्ड जो है ये और जाता है और वो रुक जाता है, रख उठता है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो ये जब गोल्ड की खपत इतनी ज़्यादा होती है, और गोल्ड, भाई गोल्ड जो है मेटल है, वो उसकी एक निश्चित वैल्यू है, जितना उत्पादन होगा उतना ही उसका खर्च हो पाएगा। इसीलिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण सप्लाई में कमी आ गई और उसके बाद से प्राइजेस बढ़ने लगे। आपने देखा जब से ये ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ तब से प्राइजेस भी गोल्ड के बहुत ज़्यादा बढ़े थे। और अब ये युद्ध चूंकि ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि भाई ये शांत होने वाला है निकट भविष्य में। भाई इनके पास पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इंटेलिजेंस इनपुट आता है, विदेशों में सब बैठे हुए हैं, इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, तो इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी तो होगी कि अगले आने वाले 1 साल तक तो सिचुएशन कुछ ऐसे ही बनी रहेगी, संकट बना रहेगा। तो ऐसे में 1 साल तक देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि गोल्ड ना खरीदें, गोल्ड का इस्तेमाल कम करें, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल, क्योंकि भारत देखिए, भारत 80% से ज़्यादा पेट्रोल डीजल खरीदता है, मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल ये खरीदता है दूसरे देशों से 80% तक। इन्होंने ये कहा भी कि हमारे पास कोई बड़े कुएं नहीं हैं तेल के, जहाँ से हम लोग तेल को निकाल सकें, क्रूड ऑयल। हमारे पास रिफाइनरी कंपनियां हैं, हाँ रिफाइनरी के मामले में हम लोग दुनिया में टॉप देशों में आते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत सारी रिफाइनरी कंपनियां हैं। लेकिन वो रिफाइनरी कंपनियों को क्रूड ऑयल मिलेगा तभी ना वो रिफाइन करके बेचेंगी। हम लोग रिफाइंड ऑयल बहुत बेचते हैं, यूरोप जो है इसको बहुत हम लोगों ने रिफाइंड ऑयल बेचा,
रिफाइन कर करके। लेकिन हम लोग के पास जब क्रूड ऑयल आएगा, क्रूड ऑयल उसमें डालेंगे तभी तो रिफाइन करेंगे। तो कच्चा तेल की कुएं कोई बड़े कुएं नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि कोशिश करो अगले 1 साल तक, अगले 1 साल तक। इसलिए क्यों? क्योंकि देखो भारत जो है ये एथेनॉल ब्लेंडिंग भी बहुत तेजी से कर रहा है। अभी 20% हो गया है, अचीवमेंट हो गई है इसकी। हालांकि इसको आगे तक इन्होंने 2030 तक लक्ष्य रखा था, बहुत पहले ही हासिल कर लिया गया था। इसके बाद अब एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% से बढ़ाकर और बढ़ाने जा रहे हैं ये। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? मतलब आप जब पेट्रोल डलाने जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पेट्रोल में 20% जो होगा वो एथेनॉल होगा। अब वो एथेनॉल ब्लेंडिंग को और बढ़ा रहे हैं, 50% या 100% तक आगे करने का लक्ष्य रख रहे हैं। नितिन गडकरी का कभी बयान सुनिए आप, तो वो 100% तक ले जाने पर लगे हैं। लेकिन क्यों नहीं ले जा रहे हैं? कारण ये है कि अभी की जो इंजन्स बने हुए हैं गाड़ियों के, वो उस प्रकार के कैपेबल नहीं हैं। अगर उसका यूज़ किया जाने लगेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में इथेनॉल, तो इंजन खराब होने लगेंगे और मतलब गाड़ियाँ जल्दी खराब हो जाएंगी। तो ऐसे में जो तमाम नागरिक गाड़ी खरीद कर बैठे हुए हैं उनका नुकसान होगा। इसलिए धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं और कंपनियों को ये कहा जा रहा है कि एथेनॉल कैपेबल आप कार बनाओ, एथेनॉल कैपेबल आप इंजन ऐसा तैयार करो। मोटरसाइकिल अगर बनाओ तो वो एथेनॉल कैपेबल हो, ऐसा हो जिससे हम लोग को, क्योंकि एथेनॉल जो है ये बनता किससे है? ये टूटे चावल से, गन्ने से, है ना, या जो खरपतवार होते हैं, पराली होते हैं, इनसे बनता है। तो जब इनसे ये एथेनॉल बनता है तो ये तो अपने देश में ही उत्पादन हो जाता है। तो हम लोग को कच्चे तेल के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और हम लोग को ऐसे संकट में, जैसे में ये बन रहा है, चल रहा है अभी, ईरान को हो या खाड़ी देश में जब भी कुछ आता है तो हम लोग को मुंह देखना पड़ता है कि भाई वहाँ से होर्मुज से छूटे अपना जहाज़ तो आए, तो फिर हम लोग बेचें। तो यहाँ पर सरकार ने अपील की है कि भाई ऐसी चीज़ों को करने से कम करो। और हाँ, पर्सनल गाड़ियाँ ना यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जैसे इलेक्ट्रिक बस हो गई, मेट्रो वगैरह हो गई। अब इन्होंने खास तौर से मेट्रो पर जोर दिया, इसके पीछे का कारण भी था। देखो आपने देखा कि पिछले कई सालों में, पिछले 4-5 सालों में खास करके कई शहरों में मेट्रो बहुत तेज़ी से चली, बहुत तेज़ी से। सरकार का भी सपना था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेट्रो लाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे। लेकिन एक्चुअल रियलिटी मैं आपको बताऊं कि जो मेट्रो में भीड़ दिल्ली और मुंबई में होती है, नोएडा में होती है, वो मेट्रो में भीड़ आपको लखनऊ में भी नहीं देखने को मिलती है। हम लोग तो रहते हैं, देखते हैं तो, और वो भी लखनऊ राजधानी है। तब कानपुर चले जाओ तो और हालत ख़राब है। आगरा में, कानपुर में, मतलब कि बन तो रहा है, मेट्रो ला तो जा रहा है, लेकिन पब्लिक उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही, चाहे वो महंगाई की वजह से, चाहे वो मतलब अभी उस प्रकार से यूज टू नहीं हुई है। इसीलिए इन्होंने एक प्रकार से ये कहा कि मेट्रो में सफ़र करें जिससे जो मेट्रो घाटे में जा रही है वो थोड़ा मुनाफे में हो जाए, थोड़ा प्रॉफिटेबल बन सके। इसलिए ये मेट्रो का खास तौर से इन्होंने यूज़ किया वर्ड। खाद्य तेल की खपत कम करने पर जोर किया है इन्होंने कि जो खाने वाला तेल है ना, इसका भी खपत कम करे। इससे इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा आपका और तेल भी कम यूज होगा, है ना। क्योंकि इसको भी खरीदा जाता है तो इसमें विदेशी मुद्रा की नीड होती है। अब सबसे बड़ा चीज़ देखो, रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाए। इन्होंने ये भी कहा कि भाई 3,000 रुपये का बोरी में मिल रहा है यूरिया, सरकार इसको 300 रुपये में दे रही है। सोचो, 10 गुना कम करके ये दे रही है, तो सरकार पर लोड पड़ रहा है। इसको भी इन्होंने कहा कि भाई प्राकृतिक खाद अगर अपनाओगे, जो गाय के गोबर या फिर भैंस के गोबर वगैरह होते हैं उनसे जो खाद बन करके जो ऑर्गेनिक होती है उनका यूज़ करोगे तो देश पर आवश्यकता अनुसार कम मतलब खरीदना पड़ेगा खाद वगैरह। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा विदेशी यात्राएं टालने की भी अपील की, विदेशी यात्रा ना करें। 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना, इन सब चीज़ों पर हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंड है। और इन सब चीज़ों को जब भी हम खरीदते हैं तो हमें ज़रूरत होती है डॉलर की। ये डॉलर जो हम लोगों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में स्टोर कर रखे हुए हैं, अब इस टाइम पर विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों की दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे शिप्स वगैरह हॉर्मूज संकट की वजह से अटके हुए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही तो डिमांड है ही, तो दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़्यादा महंगे में खरीदना पड़ रहा है। क्रूड ऑयल के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो कई कई गुना बढ़ रहे हैं सब चीज़ों के दाम। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अपने पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, इस पर दिक्कत ना आए, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान की तरह कटोरे लेकर भीख तो मांग नहीं सकते कि हर कुछ बेचने को तैयार हो, भैया हमें कोई भीख दे दे, तो ऐसा कर नहीं सकते। तो इन्होंने ये कहा कि देखो ऐसी भी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ बस आप केवल खरीदना बंद कर दो सोना वगैरह 1 साल तक, बस अगले 1 साल तक, तब भी हम लोग के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है हम लोग की भारत की कि हम लोग देश को आसान तरीके से, अच्छे तरीके से चला ले जाएंगे।
थोड़ा सा आप एक डाटे पे आंकड़ा पर नज़र डाल कर के देखिए, ग्लोबल डिमांड में भारत की 26% हिस्सेदारी है। पूरा ग्लोबल डिमांड जितना होता है सोने का, उसमें दूसरा सबसे ज़्यादा सोना खपत करने वाला देश भारत है। पहले पर चाइना है 28% पर, मात्र 2% आगे है। दूसरे पर भारत है। सोचिए, केवल यही दो देश जो हैं इतना मिलकर के खरीद लेते हैं सोना। अब इन दो देशों में दिक्कत यह है कि चाइना जब खरीदता है तो चाइना तो भविष्य की तैयारियां करने पर लगा हुआ है। ये तो स्टोर करता है, ये स्टोर करते जा रहा है और जान रहा है कि भाई गोल्ड जो है यही हीरो है आने वाले समय में। जब भी अमेरिका कुछ भी सैंक्शन वगैरह लगाएगा तो इतना गोल्ड रखे रहो कि कोई दिक्कत ही ना हो। भारत में दिक्कत यह है कि भारत में लोग खरीद रहे हैं शादियों में, अपने बेटियों में, अपने बहन को, अपने रिश्तेदारों को देने में, तो वो जाकर के सोना घरों में स्टोर हो जा रहा है। तो ये भारत में जो बन रहा है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। चाइना के पास जो इकट्ठा हो रहा है वो परफॉर्मिंग एसेट के रूप में स्टोर हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई 1 साल तक खरीदो ही मत, 1 साल तक किसी भी शादी विवाह में दो ही मत। तो ये रिक्वेस्ट इन्होंने किया। देखना होगा इस रिक्वेस्ट का असर क्या देखने को मिलता है, वो तो कल से मार्केट दिखा ही देगा, कल या परसों में। धड़ल्ले से अगर मान लीजिए लोगों ने बात मानना शुरू की तो धड़ल्ले से दाम गिरेंगे सोने के, भारत में खास करके सोने और चांदियों के दाम बहुत तेजी से गिरने शुरू होंगे। क्योंकि जो लोग खरीद करके रखे हैं मोटे मात्रा में, उनको लगेगा कि भाई अब डिमांड कम होने वाली है। 1 साल तक इन्होंने कहा बिल्कुल खरीदो ही मत, तो डिमांड बिल्कुल कम होगी तो सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगी, तो सब लोग अपनी सप्लाई निकालना शुरू करेंगे और सोने के दाम बहुत तेजी से गिरने शुरू होंगे कल के बाद से। आप यहाँ पर देखिए, भारतीय घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज़्यादा भी सोना है। यहाँ पर 830 लाख करोड़ का सोना है और ये इतना दुनिया के और जो सेंट्रल बैंकों के पास सोना है उससे भी ज़्यादा है। अब देखिए दुनिया के सेंट्रल बैंकों के पास कितना सोना है, इसका भी डाटा मैं आपके सामने लाया हूँ। मतलब जो बैंकें रखी हैं, जैसे अपने में आरबीआई रखी हुई है, तो क्योंकि जितना आपके पास गोल्ड है और जितना विदेशी मुद्रा है उतना ही मुद्रा आप छाप सकते हो उसी मात्रा में, है ना। जितना विदेशी मुद्रा भंडारण है और जितना गोल्ड आपके पास रिजर्व है उसी के अनुपात में आप मुद्रा छापोगे और वही डिसाइड करता है मुद्रा की वैल्यू। ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ। तो अमेरिका के पास देखिए 8,133 टन है सोना, सबसे ज़्यादा। जर्मनी के पास 3,351, इटली, फिर फ्रांस, रूस, फिर चीन, फिर स्विट्जरलैंड, जापान, उसके बाद नंबर आता है भारत का। भारत के पास मात्र 840 टन सोना है। इससे देखिए 800 से 8,000 मतलब कि 10 गुना ज़्यादा ये सोना रखा हुआ है अमेरिका। तो और वो भी अब चाइना देखिए, चाइना तेज़ी से बहुत गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। रूस ने भी बढ़ाया था, खूब बढ़ाया था, उसके बाद ही ये यूक्रेन का युद्ध शुरू किया। ये 2014 में ही समझ गया था कि दिक्कत आएगी। यूरोपीय देश जो हैं जब हम उनसे लड़ने शुरू करेंगे तब ये लोग सैंक्शंस लगाएंगे बहुत सारे। तो 2014 से 2022 तक लगातार रूस ने गोल्ड खूब खरीदा और खूब गोल्ड रिजर्व किए। उसके बाद से फिर ये युद्ध शुरू किया, तभी तो यह हुआ ना कि सारे सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन फिर भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। खैर ये तो अपडेट थी, अब आपके ऊपर है आप कितना मानते हो, देखते हैं। वैसे मोदी जी से एक सवाल भी था मेरा जाते जाते कि ठीक है आप ये संकट के समय ऐसा अपील करते हो और लोग मानते भी हैं, अच्छी बात है, हम सब लोग मानते हैं आपकी बात को। लेकिन जो ये चुनावी भाषणों में जब घोषणा पत्रों में ये अनाउंस कर देते हो ना कि भैया दीदी महतारी बहनी चाची योजना, जिसमें 3,000 रुपये पर महीने मुफ्त, 2,000 रुपये पर महीने मुफ्त, जो फ्रीबीज कल्चर है, ये जो अनाउंस कर देते हो ये थोड़ा सा दुख होता है। क्योंकि इससे फिर आम जनता का भी मतलब ये होता है कि भाई जीतना है चुनाव किसी भी तरीके से, तो कुछ भी अनाउंसमेंट हो रहा है और ये अब हद तक बढ़ते चला जा रहा है। वैसे चुनावी घोषणा से याद आया कि 8 ग्राम तक का सोना और एक अंगूठी सोना गिफ्ट करने की बात की थी तमिलनाडु के सीएम ने, जो वर्तमान में हैं, अपने चुनावी घोषणा पत्र में। अब देखना होगा ये वादा कैसे पूरा करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने 10 लाख करोड़ का कर्ज भी बता दिया अभी शपथ लेते ही। तो खैर ये सब अपडेट है, आगे जो भी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।